डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान से दुनिया फर्स्ट में। और आज जो मैं लेसन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है 10th स्टैंडर्ड का जो बुक है, मेन सप्लीमेंट्री बुक जो है उसका 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, इस लेसन की स्टोरी जो है, एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये एक डायरी एंट्री है। ठीक है, डायरी आपको पता ही है कि डायरी क्या होता है। डायरी नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में जो चल रहा होता है वही हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे एन फ्रैंक जो है उसने अपने डे टू डे एक्सपीरियंस को इस डायरी में लिखा है। और ये उस समय की बात है, लगभग ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जिस समय जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का रूल चल रहा था। कह सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर का डिक्टेटरशिप चल रहा था। और ये जो एन फ्रैंक है, इनकी जो फैमिली है वो ज्यूज कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ठीक है, आपको पता है कि जर्मनी में नाजीज जो हिटलर की कम्युनिटी के लोग थे उस समय उनका चलता था, और उनकी कोशिश ये होती थी कि ज्यूज जहां पे मिले, ठीक है, उनको मार दिया जाए। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली होता ये है कि एन फ्रैंक की डेथ बहुत कम उम्र में हो जाती है। एक्चुअली यहां पे एन फ्रैंक की पूरी फैमिली को, ठीक है, कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेंटर जो होता है वहां पे भेज दिया जाता था। और वहां पे जाने के बाद हिटलर का जो ये सेंटर था वो डेथ के लिए पॉपुलर था। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद बहुत कम लोग बचा करते थे। तो यहां पे भी एन फ्रैंक की जो फैमिली है उसके ऑलमोस्ट सारे मेंबर वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। उनके फादर सिर्फ जिंदा रहते हैं, और जब वो लौट के आते हैं तो अपने घर में एक डायरी देखते हैं जो कि एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया था। तो उस डायरी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसको पब्लिश करवाते हैं कि यहां पे एन फ्रैंक ने अपने एक्सपीरियंस को लिखा था। तो जो कि एक लेसन, ठीक है, दिस लेसन इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। सो इसको मैं रीड करके आपको बताऊंगा कि इसमें का कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो, अगर ज्यादा लेंदी होता है तो हम 2 पार्ट में इसको करेंगे, लेकिन इसका कोई भी पॉइंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। एन फ्रैंक बिलीव दैट राइटिंग अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। तो एन फ्रैंक यहां पे बोलती है कि डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। ठीक है, आज से पहले उन्होंने कोई डायरी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं लिखा था। इनफैक्ट एट द एज ऑफ 13 शी गॉट अ डायरी एज अ बर्थडे प्रेजेंट एंड शी स्टार्टेड राइटिंग टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। 13 साल की उनकी उम्र थी। एन फ्रैंक की उम्र उस समय 13 ईयर्स की थी, और उस समय उनको बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में वो डायरी मिला था। और उन्होंने क्या किया, डायरी लिखना स्टार्ट किया। उनके अंदर जो भी बातें थी वो क्या करती थी, डायरी के साथ शेयर किया करती थी। एंड बिलीव दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, यहां पे उन्होंने बोला है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों के पास जितना धैर्य नहीं होता उतना धैर्य पेपर के पास होता है। नॉर्मली इफ यू आर गोइंग टू टेल अबाउट योर फीलिंग्स टू द पीपल, तो हो सकता है लोग आपकी बातों को उतना इंटरेस्ट से नहीं सुने। ये भी हो सकता है कि उनके पास इतना पेशेंस पावर ना हो कि वो आपकी पूरी बात को सुने, बीच में ही बोल दो कि भाई रहने दो अब। ठीक है, तो यहां पे एन फ्रैंक ने ये बोला है, स्टेटमेंट दिया है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। So on one of the days when she was feeling a little depressed and was sitting bored at home wondering whether to go out or not, she began to write. एक दिन वो अपने घर पे बैठी थी, बोर हो रही थी, डिप्रेस्ड फील कर रही थी, सोच रही थी कि बाहर जाऊं या नहीं घर से। ठीक है, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रह के क्या करूंगी, डायरी लिखूंगी। और उसी दिन से उन्होंने क्या किया है, डायरी लिखना स्टार्ट किया है। She had no intention of showing her writing to anyone except a friend. अच्छा, डायरी तो लिखते हैं, बट इफ योर एज इज जस्ट 13 ईयर्स, तो आप ये सोचते हो कि मैं डायरी तो लिख रही हूं, लेकिन मैं ये डायरी किसी को शो नहीं करूंगी, दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि लोग हो सकता है कि मेरा मजाक बनाए। मेरी उम्र कम है तो हो सकता है लोग जो है वो मेरी डायरी राइटिंग का मजाक बनाए। वो बोलते हैं कि ये डायरी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ही दिखाऊंगी। And confessed that what prompted her in the first place to write a diary was that she didn't have a friend. ठीक है, एन बोलती है कि देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त हो तो आप अपनी सारी फीलिंग्स जो है उसके साथ शेयर करते हो। ठीक है, तो एन का यहां पे बोलना है कि मेरे पास कोई बहुत अच्छा दोस्त था नहीं जिससे मैं अपने अंदर की सारी बात शेयर कर सकती हूं, इसलिए मैंने क्या किया, अपनी डायरी के साथ ही सारी बातें शेयर करना स्टार्ट किया है। एंड स्पोक अबाउट द पीपल शी न्यू। डायरी में उन्होंने उन लोगों के बारे में लिखा है जिनको जानती थी। शी सेड दैट देयर वर अबाउट 30 पीपल शी कुड कॉल फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम वाज हर ट्रू फ्रेंड। उन्होंने कहा है कि लगभग 30 लोग ऐसे थे
उसके लाइफ में 30 ऐसे पर्सन थे, 30 ऐसे पर्सन थे जिसको वो फ्रेंड बोल सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी इनका कह सकते हैं कि ट्रू फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स जो है वो किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करती थी, वो अपने डायरी के साथ ही शेयर करती थी। शी वॉज नॉट क्लोज टू एनीवन, वो अपने 30 फ्रेंड्स में से किसी के साथ भी उतनी क्लोज नहीं थी। देयर वॉज नो वन इन हुम शी कुड कन्फाइड, ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिस पे वो कॉन्फिडेंस फील करे कि हाँ मैं इस पर्सन से बात शेयर करूं। ओके, शी वांटेड हर डायरी टू बी हर फ्रेंड एंड शी गेव इट द नेम किटी, ठीक है। उस एन फ्रैंक ने अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में उस डायरी को ही समझा और उसको एक नाम भी दे दिया है। क्या नाम दिया है? किटी, KITTY। क्या नाम दिया है? किटी। डायरी का नाम क्या रखा है? किटी। ये आपको याद रखने की जरूरत है। एंड wrote about her family members in her diary. She said that her father was adorable and he had married when he was a 36 to her mother Edith Hollander Frank who was 25, ठीक है। उन्होंने अपने फादर के बारे में लिखा है कि उसके फादर जो थे एक एडोरेबल पर्सन थे, अच्छे इंसान थे, और जब इनके फादर की एज 36 थी तब इन्होंने शादी की, ठीक है। इनकी मदर का नाम इन्होंने बताया है एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, ये नाम बताया है अपनी मदर का। और जब इनके फादर ने जो कि 36 ईयर मैन थे, ठीक है, उन्होंने 25 ईयर की लेडी से शादी की थी। हर सिस्टर मार्गॉट, सिस्टर का नाम क्या था? देखिए ये सब याद रखना आपको जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, देन इफ यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ कैरेक्टर्स का नेम लिखते हो, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। जो चेकर है वो समझ जाएगा कि आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है, आपको कैरेक्टर्स के नेम याद है, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो यहां पे बोला है कि हर सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, ठीक है। इसकी बहन का जन्म जो है वो फ्रैंकफर्ट नाम के जगह पे हुआ था। फ्रैंकफर्ट जगह कहां पे है? जर्मनी में है। कहां पे है? जर्मनी में है। तो ये जर्मनी के रेसिडेंट थे, ठीक है। जर्मनी में इसकी बहन का जन्म हुआ था इन द ईयर 1926। एन वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और एन का जन्म जो है, एन फ्रैंक का जन्म जो है वो 12 जून 1929 को हुआ था। She lived in Frankfurt till she was 4, then her family emigrated to Holland in 1933. वो लगभग 4 साल की उम्र की थी, ठीक है, तब तक वो जर्मनी में रही, लेकिन उसके बाद वो माइग्रेट करके वो लोग कहां पे चले गए? होलैंड चले गए। कहां पे चले गए? होलैंड। होलैंड कौन से ईयर में जाते हैं वो? तो 1933 में होलैंड चले गए। आई थिंक दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ हिटलर, और हिटलर की डर की वजह से वहां जो ज्यूज कम्युनिटी के लोग थे वो लोग होलैंड शिफ्ट हो गए थे। फर्स्ट द पेरेंट्स वेंट एंड द 2 गर्ल्स लिव्ड विद देयर ग्रैंडमदर एट एचेन, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पहले तो उसके फादर और मदर जो है वो होलैंड गए, और बाद में तब तक ये दोनों बहनें जो है वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ उनके ही घर पे रहा करती थी। सो फॉर सम टाइम एंड देन दे जॉइंड देयर पेरेंट्स, कुछ टाइम वो अपने ग्रैंडमदर के साथ ही रही, फिर ग्रैंडमदर और दोनों बच्चे भी कहां पे चले गए? ठीक है, हॉलैंड चले गए अपने पेरेंट्स के पास। एंड वेंट टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल एंड स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6, ठीक है। तो एन जो है वो लगभग एक स्कूल में पढ़ने गई, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल था, वहां पढ़ने गई, और वो वहां पे लगभग 6 साल की उम्र तक रही। When she was in the 6th standard, Mrs. Cuprus was her mistress. अच्छा, वो जो मॉन्टेसरी स्कूल है, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल है, वहां पे वो 6 साल तक पढ़ी, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ी, और वहां पे उसकी हेड मिस्ट्रेस जो थी उसका नाम था मिसेस क्यूप्रस। ये कैरेक्टर भी आपको याद रखना है, मिसेस क्यूप्रस। मिसेस क्यूप्रस जो है वो उसकी हेड मिस्ट्रेस है, ठीक है, वहां की कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है। At the farewell function, she and the headmistress were in tears. जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी तो उसको ये कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल छोड़ना पड़ा, और that was the last year in that school, that was the last class in that school. So at the farewell time दोनों रो रहे थे। मतलब हम कह सकते हैं कि मिसेस क्यूप्रस के साथ एन फ्रैंक का जो है अटैचमेंट था, एंड दैट्स वाई वो उस समय दोनों रो रहे थे। In the summer 1941, her grandmother fell ill and had to have an operation, and in 1942 she died. 1941 में उसकी ग्रैंडमदर जो है, एन फ्रैंक की ग्रैंडमदर जो है वो बीमार हुई, और उनका एक ऑपरेशन हुआ, और 1942 में लगभग उनकी डेथ हो गई। एन लव्ड हर अ लॉट। एन जो है वो अपनी ग्रैंडमदर से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी।
In her diary entry of 20th June 1942, she said that all the four of them were going well, and for her birthday celebrations an extra candle was lit for grandmother with the other candles. यहां पे उन्होंने बोला है कि जब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था तो उस पे एक एक्स्ट्रा कैंडल उन्होंने जलाया था, किसके लिए? अपनी ग्रैंडमदर को याद करने के लिए. Also in her diary entry dated 20 June 1942, which was a Saturday, she wrote that her entire class was trembling because the teachers were going to declare the result. अब साथ में एन फ्रैंक ने, देखिए अभी तक उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताया था, लेकिन अब उन्होंने बताया है अपने स्कूल लाइफ के बारे में. ठीक है, 20 जून डेट था, द ईयर वॉज 1942, सैटरडे का दिन था और पूरी क्लास जो है वो ट्रैम्बल कर रही थी. पूरी क्लास जो है उसकी, एन फ्रैंक की पूरी क्लास जो है वो नर्वस थी. ठीक है, क्योंकि उस दिन टीचर्स जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले थे. दे वुड डिसाइड हु वुड बी प्रमोटेड एंड हु वुड बी केप्ट बैक. ठीक है, उस दिन उनके टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि अगले क्लास में कौन जाएगा और इसी क्लास में कौन स्टे करेगा, मतलब कौन पास होने वाला है और कौन फेल होने वाला है. शी फेल्ट दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास were dummies and would be kept back, but she was not sure as she felt the teachers were unpredictable. ठीक है, वो सोच रही थी कि लगभग मेरे क्लास के 25% स्टूडेंट जो है बहुत डमीज हैं, बहुत डफर हैं. ठीक है, तो उनको क्या करा जाएगा? इसी क्लास में रखा जाएगा, उनको पास किया नहीं जाएगा. लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि टीचर्स जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं. आप टीचर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन से स्टूडेंट को पास करने वाले हैं और कौन से स्टूडेंट को फेल करने वाले. तो यहां पे इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया है अपने स्कूल लाइफ के बारे में. She felt her girl friends would pass. वो ऐसा सोच रही थी कि मेरे क्लास की गर्ल्स जो है वो पास हो जाएंगी. ओके, She was only worried about maths. अच्छा, एन फ्रैंक को कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत था, कौन से सब्जेक्ट में वो वरीड थी कि शायद मैं भी कहीं फेल ना हो जाऊं, तो दैट वाज द मैथ्स सब्जेक्ट. मैथ्स में वो जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ्स में कमजोर होते हैं. She got along well with her teachers, 7 men and 2 women. उन्होंने बताया है कि मेरे स्कूल में 9 टीचर्स थे. ठीक है, उसमें 7 जो थे वो मेल टीचर्स थे एंड 2 टीचर्स जो थी वो फीमेल थी. मिस्टर कीजिंग was her maths teacher who belonged to the old school of thought. यहां पे मैथ्स टीचर की बात की गई है. मैंने अभी आपको बताया कि मैथ्स सब्जेक्ट इसके लिए डिफिकल्ट था. ठीक है, एन फ्रैंक के लिए कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट था? इट वाज मैथ्स. और मैथ्स टीचर का नाम भी बताया है उन्होंने कि मिस्टर कीजिंग was her मैथ्स टीचर. मिस्टर कीजिंग जो है वो उसके मैथ्स टीचर है और उनकी वो पुराने सोच वाले इंसान है. ओके, he belonged to old school of thought, ऐसा उसने बोला है. He had caught Anne talking and after several warning gave her the punishment to write an essay. ठीक है, तो कितनी बहुत बार मैथ्स के क्लास में ये बातें कर रही होती थी, तो मिस्टर कीजिंग ने इसको पकड़ लिया बातें करते हुए और एक पनिशमेंट दे दिया. अपने यहाँ का पनिशमेंट होता है अलग टाइप का. ठीक है, लेकिन वहां पे जो पनिशमेंट मिला है इसको, वो पनिशमेंट मिला है एक ऐसे लिखने का. ठीक है, मिस्टर कीजिंग ने उसको एक पनिशमेंट दिया है कि ऐसे लिखना है तुम्हें, और टॉपिक क्या है? अ चैटर बॉक्स. क्या है टॉपिक? अ चैटर बॉक्स. ठीक है, टॉपिक है चैटर बॉक्स. मतलब चैटर बॉक्स टॉपिक पे क्या करना है? ऐसे लिखना है. ठीक है, चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं. चैटर बॉक्स मतलब ऐसा इंसान, टू मच टॉकेटिव, जो हमेशा बातें करता रहता हो, जो शांति से बैठता ही नहीं हो, अपने आसपास के बच्चों से हमेशा बात करता हो. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल लाइफ में जिनको लगातार बात करने की हैबिट होती है. शी रोट द एसे फॉर होमवर्क एंड रोट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. अब मिस्टर कीजिंग ने उसको होमवर्क दिया था ऐसे लिखने का, तो उसने ऐसे लिखा और इस तरह से लिखा कि मिस्टर कीजिंग जो है कन्विंस हो जाए कि स्टूडेंट को बात करना चाहिए. ठीक है, बात करना अच्छी बात है. मतलब उसने क्या किया? चैटर बॉक्स के फेवर में ऐसे लिखा है. मिस्टर कीजिंग जो है मैथ्स टीचर, ठीक है, उनको कन्विंस करना चाहती है कि क्लास में बात करना अच्छी चीज है. शी ऑल्सो सेड दैट इट वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रेट which she would like to keep under control, but she would never be able to cure herself of it. She had inherited the trait from her mother. वो बोलती है कि एज अ स्टूडेंट मैं अपने बात करने के ट्रेट को, हैबिट को चेंज कर लूंगी. ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन एक्चुअली ये मेरा क्या है, ये इनहेरिटेड ट्रेट है मेरे अंदर. मेरी मदर जो है वो भी बहुत बातें करती है.
ठीक है, सी इज ऑल्सो अ चैटर बॉक्स। तो वो इनहेरिटेड ट्रेट जो मुझ में आया है, एक इनहेरिटेड हैबिट जो मुझ में आया है, उसकी वजह से मैं टॉकेटिव नेचर की हूं। ठीक है, मैं लगातार बात कर रही होती हूं। ठीक है। Mr. Keesing had a good laugh at her arguments, but caught her again and gave her one more essay, an incorrigible chatterbox, and then the third quack 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 said Mistress Chatterbox। ठीक है, अब देखिए, पहली बार जो ऐसे लिखने के लिए दिया मिस्टर कीजिंग ने, तो एन फ्रैंक ने क्या किया, ऐसा ऐसे लिखा है जिससे मिस्टर कीजिंग कन्विंस हो जाए कि बात करना अच्छी चीज है, बात करना चाहिए स्टूडेंट को। अब ये ऐसे पढ़ के मिस्टर कीजिंग जो है हंसते हैं। ठीक है, लेकिन फिर से उसको दूसरी बार बात करते हुए पकड़ लेते हैं और फिर से क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं कि तुम्हें एक बार फिर से क्या करना है, एक ऐसे लिखना है, और इस बार जो ऐसे लिखोगे उसका नाम क्या होगा, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, चैटर बॉक्स मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी बंद ही नहीं हो सकता, मतलब एक ऐसी लड़की, ऐसी बात करने वाली स्टूडेंट जो कभी बात करना बंद नहीं कर सकती। फिर से एक बार ऐसे लिखने का पनिशमेंट दिया इसको, फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं आया, इसने फिर से ऐसे लिखा है। ठीक है, फिर से कोई सुधार नहीं आया है। तीसरी बार फिर से मिस्टर कीजिंग ने इसको पनिशमेंट दिया है, इस बार बोला है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, तो तीसरी बार भी इसको पनिशमेंट मिला है। एन हैड अ गुड लाफ विद द क्लास। ठीक है, अब एन जो है इस सब्जेक्ट पे अपने क्लास के बच्चों के साथ एन का मजाक उड़ा रहे टीचर, लेकिन एन अपने आप पे हंस रही है। ठीक है, कह सकते हैं कि एक तरह से उसका नेचर जो था, हर नेचर वॉज वेरी गुड। ठीक है, अच्छी नेचर की गर्ल थी वो। हर फ्रेंड सैनी who was good at writing poetry helped her to write the essay in verse। थर्ड टाइम जब उसको ऐसे लिखने को मिला है, तो इस बार उसने अपने फ्रेंड की हेल्प ली है। उसके फ्रेंड का नाम क्या है, सैन, SANNE, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके फ्रेंड का नाम क्या है, सैन। तो इस बार उसने अपने फ्रेंड सैन की हेल्प ली है। सैन जो है वो पोइट्री के रूप में, मतलब उसने अपने फ्रेंड का हेल्प इसलिए लिया है कि वो इस बार ऐसे जो लिखेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्स। वर्स मतलब पोइट्री के जो लाइंस होते हैं उस फॉर्म में। शी ट्राइड टू मेक श्योर दैट दिस टाइम द जोक वुड बी ऑन मिस्टर कीजिंग। और इस बार जो ऐसे लिखा है उसमें एन फ्रैंक ने ट्राई किया है कि इस बार मजाक मेरा नहीं बनेगा, इस बार मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग जो है उनका मजाक बन जाएगा। शी रोट अ पोएम अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father as they quacked too much। अब पोइट्री की लाइंस इस तरह थी कि मदर डक होती है, फादर स्वान होते हैं, और उनके कह सकते हैं कि उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते रहते हैं। इस वजह से फादर जो है उसको बीट करके, ठीक है, फादर जो है उसको मार डालते हैं। ठीक है, तो यहां पे मिस्टर कीजिंग टुक द जोक इन द राइट स्पिरिट। अब इस बार जो वर्स के फॉर्म में जो ऐसे लिखा है, पोइट्री के फॉर्म में जो ऐसे लिखा है, एन ने अपने फ्रेंड सैन का मदद लेके, तो उससे मिस्टर कीजिंग को पता चल गया कि एक्चुअल में एन फ्रैंक बोलना क्या चाहती है, कि आप अगर ऐसे हम पे चिल्लाते रहोगे, ठीक है, तो जिस तरह से डकलिंग्स जो है वो डकलिंग्स जो है, बेबी डकलिंग्स जो है, उनकी डेथ हो जाती है उनके फादर की वजह से, तो वैसे ही आप हमारी मासूमियत छीन रहे हो, स्टूडेंट को आप मारना चाहते हो, इस तरह का मैसेज दिया। He read the poem to the class and gave his comments, and from then on Anne was allowed to talk without any extra homework। और शायद उस दिन मिस्टर कीजिंग जो है, जो मैथ्स टीचर है, उनको समझ में आ गया कि मैं गलत करता हूं, ये सुधरने वाली है नहीं, तो इसको बातें करने देते हैं, और उस दिन से उन्होंने उसको बात करने से नहीं रोका है। तो आपने देखा कि ये जो डायरी एंट्री है, डायरी राइटिंग है एक तरह से एन फ्रैंक का, इसमें उन्होंने बात की है, अपने फैमिली की बात की है और अपने स्कूल डेज की बात की है मोस्टली। ठीक है, उन्होंने अपने फैमिली की बात की और स्कूल डेज की बात की है, जो हर स्टूडेंट के लाइफ में होता है। हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में जो स्टूडेंट लाइफ होता है उसको कैसे वो एंजॉय करता है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। और बहुत कम उम्र में ही कह सकते हैं कि एन फ्रैंक की डेथ हो जाती है। सो
आई थिंक आपको ये जो डायरी एंट्री है वो समझ में आया होगा अच्छे से, और लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको ये काम आएगा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।